Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। ये एक क्लियर एक इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट जो है वो केपेक्स ड्रिवन ग्रोथ मॉडल फॉलो कर रही है, ना ही कि एक पॉपुलिज्म, जो इलेक्शन का ईयर है तो कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। और एट द सेम टाइम जब केपेक्स होगा मल्टीपल सेक्टर में, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हम बाकी अन्य कई सेक्टर्स में आते देखेंगे। और आई थिंक जो बजट का अगर मैं थोड़ा डीप जाना चाहूंगा तो डिफेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं एक बढ़ावा इंक्रीज आते हुए देखा है हमने बजट स्पेंड के लिहाज से FY25 में। रेलवेज में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आते हुए देखी है हमने। तो एक ओवरऑल इनलाइन बजट है। और दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा कि जो बेसिकली दो और पॉजिटिव पॉइंट है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसका जो टारगेट है वो FY25 और 26 के लिए जो एक ग्लाइड पाथ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था कुछ साल पहले वो बरकरार रखा है। तो दैट्स अगेन अ पॉजिटिव साइन ग्लोबल मार्केट के इन ग्लोबल फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे इसमें पॉजिटिव लगा ओवरऑल बजट में, वो है नेट बोरोइंग का जो नंबर है वो भी जो केपेक्स का नंबर है उसके आसपास ही है। और जो नेट बोरोइंग का नंबर है जो अनुमान के मुताबिक थोड़ा कम आया है, और उसी का रिएक्शन आज हमने मार्केट में देखा जहां बॉन्ड यील्ड थोड़े करेक्ट हुए हैं। और इसका एक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं जितने भी बैंक है उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट को होगा इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस के, और उसी के लिए एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम PSU बैंक में भी आते हुए देख रहे हैं। अच्छा, ये एंगल पे वही ना, बिस्तक पे जब एक्सपर्ट वॉइसेस आती तभी समझ में आता है कि हो क्या रहा है सरकारी बैंक्स में। तो हुआ ये कि सरकार का जो ये जो कर्ज लेने का जो एस्टिमेट है वो बाजार से कम है। यानी कि जितना बाजार समझ के चल रहा था सरकार उससे कम कर्ज उठाएगी, और इसकी वजह से आज आप देख रहे हो कि ये सरकारी बैंक्स में एकदम से तेजी आ गई है, क्योंकि वहां पर ट्रेजरी गेन्स बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। बहुत ही शुक्रिया इस अपडेट के लिए सनी जी। कि हम यही समझ रहे थे कि भैया सरकारी बैंक्स में ऐसा क्या हो गया, सरकारी बैंक की होती है इंडेक्स सबसे तेज चला है बजट के बाद। तो पसंद क्या आपको सरकारी बैंक में, और ये ऐसे ही होगा क्या कि ये सरकारी बैंक्स के जो स्टॉक्स होंगे निजी क्षेत्र के बैंक्स को ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे? रजत जी, आई थिंक आज का रिएक्शन थोड़ा नीजक रिएक्शन भी है। मार्केट अब बहुत फास्ट डिस्काउंटिंग मशीन भी बन चुका है। जो भी न्यूज आती है मार्केट उसे 1 या 2 दिन में ही डिस्काउंट कर लेता है। और इसी के चलते आज जो रिएक्शन है मुझे लगता है कि ये बजट ड्रिवन रिएक्शन है। अगर किसी को इसमें पोजीशन बनानी है, फ्रेश पोजीशन, तो थोड़ा आज मोमेंटम में ना मतलब सेंटिमेंट में ना बहते हुए एक दिन का वेट करे। मे बी कल मार्केट जब ये पूरा बजट डाइजेस्ट कर लेगा, फाइन प्रिंट पढ़ लेगा, उसके बाद फिर पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया लेता हूं तो डेफिनेटली जो सरकारी बैंक है जिनके नतीजे अच्छे आए हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के कल परसों नतीजे आए काफी अच्छे आए, बैंक ऑफ इंडिया के, इंडियन बैंक के, कैनरा बैंक के, तो कहीं ना कहीं एक नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो जो सरकारी बैंक है इसमें हमारा व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म बेट करना चाहता है तो मेरी उनसे राय रहेगी कि आज मोमेंटम में सेंटिमेंट में ना बहे, वेट करे एक दिन का। मे बी मार्केट को न्यूज डाइजेस्ट करने दीजिए, क्योंकि अब यहाँ से अब जो अगला जो ट्रिगर है मार्केट में, कोई ट्रिगर है नहीं अब यहाँ से जो भी होगा इट इज अ ग्लोबल क्यूज जो है उसको फॉलो करेगा मार्केट। तो मे बी ग्लोबली अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं फ्लेयर अप होता है तो हमें मार्केट में उसका रिएक्शन भी आते हुए दिखेगा। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उन्हें थोड़ा सा संभल करके काम करना है। बजट का इवेंट पीछे हो जाएगा आज इवनिंग में, फेड का इवेंट भी पीछे हो चुका है। तो अब यहाँ से आगे जाके कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं मार्केट को लेके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगी। और जो ग्लोबल क्यूज आएंगे उसके चलते मार्केट, इंडियन मार्केट भी रिएक्ट करेगा अगले कुछ दिनों में। अच्छा, तो मुद्दा ये है कि फिर अब सरकारी कंपनियां बजट से पहले तेज थी। ये डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सरकार समझ रही है FY25 के लिए उन्होंने जो दिया एस्टिमेट दैट इज 50,000 करोड़ रुपीज। तो सर सरकारी कंपनियों पे अभी थोड़ा कॉशियस होने का समय है, या फिर रिटेल इलेक्शंस अभी और तेज होगी सरकारी ठप्पे वाली कंपनी? नहीं रजत जी, देखो ऐसा है कि जब भी कोई स्टॉक एक लंबी रैली कर लेता है उसके बाद डेफिनेटली कुछ समय के लिए रेस्ट लेता है, कंसोलिडेशन होता है। तो मुझे लगता है कि सरकारी कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का फेज आएगा, और ये जरूरी भी है। और कुछ कुछ कंपनियों में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ओवर हीटेड लगते हैं, जैसे इन केस इन पॉइंट IRFC, जहाँ वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हो चुके हैं। आज आप हुडको में अगर आप रिएक्शन देख रहे हो तो उसका कारण अलग है। आज कहीं अखबार में एक मीडिया सोर्सेज से न्यूज आई थी कि हुडको का जो कारोबार का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा, और इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग भी करने का एक
मैंडेट मिल सकता है। और उसी के चलते आज हमने देखा कि जो पहले ये सिर्फ हाउसिंग रिलेटेड सेक्टर में लेंडिंग करते थे, जब इसका दायरा इंफ्रास्ट्रक्चर के और बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में लेंडिंग की काफी बढ़ जाती है, और उसी का रिएक्शन आज हमने स्टॉक में आते हुए देखा है। बट जो भी है, लेंडिंग होने में अभी समय है। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कर सकते हो, थोड़ा उसको एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट होने में समय लगेगा। तो हम बेरिश नहीं है पीएसयू सेक्टर पे या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद शायद थोड़ा सा अपमूव इसमें आते हुए दिखेगा। अच्छा, पर ये सरकार भी तो ये बोल रही है कि मिडिल क्लास के लिए और मध्यम वर्ग के लिए ये हाउसिंग से जो है फैसिलिटीज वो बहुत देंगे। पहले 3 करोड़ घर बना चुके हैं, अब 2 करोड़ घर और बनाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट पे तो सरकार का फोकस है। यहाँ पे आपने हुडको की बात करी, तो हुडको एनबीसीसी, क्या ये वैल्यूएशन वाइज ये अभी भी अट्रैक्टिव लगते हैं आपको, या फिर ये रीरेट हो चुके हैं और यहाँ से फिर इनका रुकना मुश्किल हो जाए? हाँ, देखिए, जो हाउसिंग एज अ प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो ये कोई नई बात नहीं है। हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि इंडिया में हाउसिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं डेफिसिट है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो निचले वर्ग है, मीडियम मध्यम वर्ग है, उनको अलग अलग स्कीम के थ्रू सपोर्ट भी किया है। बीच में हमने देखा था कि हाउसिंग लोन की सब्सिडी भी जारी करी थी लास्ट ईयर के बजट में। कहीं ना कहीं जो पीएम आवास योजना है उसके थ्रू जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मुफ्त में घर भी दिए जा रहे हैं। तो हाउसिंग एज अ थीम कोई नई थीम नहीं है, डेफिनेटली पहले भी गवर्नमेंट का फोकस रहा है और आगे आगे जाकर भी जिस तरह से बजट डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से रहेगा भी, और लंबे समय तक रहेगा। जब जो ग्रोइंग इकोनॉमी होती है उसमें कहीं ना कहीं जो हाउसिंग सेक्टर है, रेसिडेंशियल सेक्टर, उसमें एक अपवर्ड स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रेंड दिखाई जाता है। अगर मुझे सेक्टर राइड करना है तो इसको राइड करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो या तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के थ्रू राइड कर लो, या तो फिर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट कंपनी के थ्रू राइड कर लो, या तो फिर जितनी भी रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनी है, प्लाईवुड हो गया, टाइल्स हो गया, ये कंपनी के थ्रू ये पूरी जो स्टोरी है राइड करी जा सकती है। तो रादर देन लुकिंग एट ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसमें जैसे जो सेमी पीएसयू है, जैसे कैनफिन होम फाइनेंस है, या फॉर दैट मैटर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, इनमें भी कहीं ना कहीं हमारा ध्यान होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम हुडको। और जो बाकी जो बैंक है, अगर हम देखेंगे कि सभी बैंक का भी कहीं ना कहीं फोकस जो है हाउसिंग सेक्टर में लेंडिंग को लेकर के है, क्योंकि एक सिक्योर्ड लेंडिंग होती है। तो जो बैंक से इसके डेफिनेटली बैंक भी बेनिफिशियरी रहेंगे। तो काफी बड़ा कैनवास है ये स्टोरी राइड करने के लिए, शॉर्ट टू मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए आता है। ऐसा लग रहा है जैसे आज फाइनेंशियल सेक्टर में एकदम से खरीदारी आई और सरकारी जो सेगमेंट है वहां पर ज्यादा खरीदारी देखने को मिलती है। अभी पीएनबी हाउसिंग भी मैं ये देखा था, जो भी एकदम से स्टॉक जो है वो डे हाई पे कर रहा है कामकाज। ओवरऑल अगर इस बजट में ये जो अभी आप पॉजिटिव्स गिनवा रहे हो, अगर कुछ चैलेंजेस है सरकार के लिए तो वो क्या है सर? आप क्या समझते हो कि क्या चैलेंज है? सरकार ने तो दे दिया रोड मैप, वो बोल रहे हैं कि 11 लाख करोड़ रुपए आप कैपेक्स पे खर्च करेंगे, 11.11 लाख करोड़ रुपीज, 11.75 लाख करोड़ रुपीज का कर्जा उठाएंगे, फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, लेकिन चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? मुझे लगता है कि आज के डेट में चैलेंजेस इंडिया ही नहीं बाकी सभी देशों के लिए चैलेंजेस है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है ग्लोबली, और जिस तरह से अब यूएस और ईरान की कहीं ना कहीं एक बात चल रही है कि वहां भी कुछ एस्केलेशन हो सकते हैं, उसके चलते जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन होते हैं कमोडिटी के प्राइसेस में, जो बड़ा अपमूव देखा जाता है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से क्रूड ऑयल की मैं अगर बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। तो आई थिंक वो एक चैलेंज रहेगा ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट के लिहाज से। और एट द सेम टाइम जो रिकवरी है डेवलप मार्केट में यूएस और यूरोप, वो अगर अनुमान के मुताबिक नहीं आती है तो एक्सपोर्ट ड्रिवन जो बिजनेसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा हिट होने का डर रहता है। तो ये दो चैलेंजेस मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी को अगले 6 से 12 महीने के लिहाज से रहेंगे। सर आपके मुताबिक कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एसबीआई सिक्योरिटीज ने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी है पॉजिटिव साइड पे? सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर अप्रोच पॉजिटिव रखें? रजत जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक ड्रिवन जो स्टोरीज हैं उसमें फोकस करना चाहूंगा। तो जैसे ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर हमें लगता है कि और इसमें एक मोमेंटम बना रह सकता है। उसका एक मुख्य कारण यही है कि जो ऑटो सेल्स हैं, वो आप टू व्हीलर कह लो या पैसेंजर व्हीकल कह लो,
उसमें कोई कमी नहीं हमने देखी है। एक अच्छे आंकड़े हम आते हुए देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ। जनवरी मंथ के भी आंकड़े आज आना स्टार्ट हुए, हालांकि आज मैं सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर देख पाया था, वो नंबर भी काफी अच्छे आए हैं। एट द सेम टाइम मारुति के जब कल नतीजे आए तो मारुति ने भी ये कहा कि उनका जो सेल्स मिक्स है एसयूवी जो महंगी गाड़ी है उनके फेवर में शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर ने भी एक अपना जो बाइंग प्राइस पॉइंट है उसे अपग्रेड किया है। तो उसके चलते जो मार्जिन एक्सपेंशन की जो स्टोरी है मारुति में वो भी इंटैक्ट है। और एट द सेम टाइम ऑटो और ऑटो एंसिलरी में जो बेसिकली रेगुलेशन रिलेटेड और जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चेंजेस हैं, जैसे शिफ्ट फ्रॉम आईसी इन कंबशन इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका जो शिफ्ट है या जो रेगुलेटरी जो इम्पैक्ट होते हैं कि इमिशन कम करना है, उसके चलते काफी सारी प्ले है ऑटो एंसिलरी सेक्टर के थ्रू जो प्ले आउट होगा। तो मुझे लगता है कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी एक थोड़ा स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है इंडिया के लिहाज से। आप मीडियम टर्म ले लो या लॉन्ग टर्म ले लो, तो ये एक सेक्टर हमें काफी अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम विद इन ऑटो जो इलेक्ट्रिक बस का जो सेगमेंट है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा होता है, विच इज अगेन ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट सपोर्ट। तो जिस तरह से आज एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि इनका जो फंडिंग को लेकर के बेसिकली जो गारंटी प्रोवाइड करेगी, अगर आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएस में थे तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया था यूएस के साथ मिलके कि जो ये जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो इलेक्ट्रिक बस की जो बाइंग है उसकी पेमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गारंटी करेगी और इसके लिए एक अलग से फंड कार्व आउट किया जाएगा। तो जो ओलेक्ट्रा हो गया, जैसे जेबीएम ऑटो हो गया, या फॉर दैट मैटर सर्वोटेक हो गया जो कि चार्जर बनाता है, और फॉर दैट मैटर टाटा पावर हो गया जो कि अगेन ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है। तो ऑटो एंड सेक्टर एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। दूसरा सेक्टर मुझे लगता है कि मेटल्स एंड माइनिंग, स्पेशली माइनिंग, क्योंकि माइनिंग सेक्टर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ओपन अप कर रही है। काफी सारे नए मिनरल्स ब्लॉक पे आएंगे अगले 3 से 6 महीने में, वेदर इट इज लिथियम, वेदर इट इज अदर क्रिटिकल मिनरल। तो जो माइनिंग कंपनीज का जो दायरा है बिजनेस का वो बढ़ेगा, और उसके चलते मुझे लगता है कि माइनिंग कंपनीज में भी अगले 2 से 3 साल के लिए एक अच्छी अर्निंग ग्रोथ हम आते हुए देख सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर जो कि एक टेम्पररी नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिहाज से प्रेशर में चल रहा है, बट मुझे लगता है कि एक अंडर परफॉर्मर भी रहा है बैंकिंग सेक्टर। और एक ये अच्छा समय है कि अगर किसी का नजरिया लंबा हो तो बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली अपनी पोजीशन ग्रेजुअली बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी का जो बेस होता है अल्टीमेटली बैंकिंग ही होता है। जब तक बैंकिंग सेक्टर बेटर नहीं करेगा इकोनॉमी ग्रो नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग भी एक अच्छा सेक्टर रहेगा। थोड़ा सा इसमें नजरिया लंबा रखना होगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना। ऑटो एंसिलरी हो गया और उसके बाद माइनिंग स्पेस हो गया और साथ ही साथ बैंकिंग, अंदर ये यहाँ पर स्पेसेस बन आपको सकता है पैसा अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करोगे तो। लेकिन सर एक गिरने वाला स्टॉक है आज मार्केट पे, और क्या ये आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे? कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये कौन से लेवल्स पे जस्टिफाई करें पेटीएम की वैल्यूएशन? अभी 3:30 बजे कॉन कॉल शुरू हो जाएगी मैनेजमेंट की, स्टॉक 20% नीचे है, सुपड़ा साफ हो गया, निवेशकों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है, क्या करें? पेटीएम डेफिनेटली कल जो आरबीआई का जो एक रिस्ट्रिक्शन आया है कि 29 फरवरी के बाद ये जो पेमेंट बैंक है उसमें डिपॉजिट भी नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना ही लेंडिंग कर पाएंगे, एक बड़ा इवेंट है पेटीएम के लिहाज से, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा जो बिजनेस का इकोसिस्टम है वो इम्पैक्ट होगा। और ये हमने हिस्टोरिकली देखा भी है कि पहले एचडीएफसी बैंक में हुआ था जहां उन्हें क्रेडिट कार्ड इशू करने पे बंदी लगाई थी, फिर मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमने रिसेंटली देखा था कि ऐसे हुआ था। और ये इशू रिजॉल्व होने में कम से कम 3 से 6 महीने तो लगते ही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है थोड़ा लंबे समय तक रहेगा। और आज जिस तरह से स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया है, लोअर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा दूर ही रहना चाहिए इसमें पेटीएम से। आज जब एनालिस्ट कॉल होगी 3:30 बजे और क्लैरिटी निकल के आएगी कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कंपनी की इसे टैकल करने के लिए। बट अभी मैं इन्वेस्टर या ट्रेडर से इसे दूर रहने की सलाह दूंगा। सर है ना, इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स पे भी एकदम से तेजी देखने को मिली थी, क्या कुछ कारण है या फिर बहुत ज्यादा बीटन डाउन है इसलिए खरीदारी देखने को मिल रही है? मुझे लगता है कि नो बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। कहीं कुछ भी कोई खराब न्यूज नहीं आई है टैक्स के पर्सपेक्टिव से, कुछ भी निगेटिव मतलब कोई चेंजेस ही नहीं हुए, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि जो कंपनीज जैसे जनरल इंश्योरेंस साइड में अगर हम देखें
आईसीआईसीआई जनरल जो लोम्बार्ड है, काफी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए थे कंपनी ने। एट द सेम टाइम आउटलुक भी काफी अच्छा दिया था। तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस एज अ सेक्टर एनीवे अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। तो जनरल इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई जीआई हो गया। प्राइवेट साइड में अगर मुझे देखना हो तो अगेन, हालांकि जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज के कारण थोड़े बहुत मार्जिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इंश्योरेंस अगेन स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। आई थिंक आज का जो रिएक्शन है मे बी वो इसीलिए होगा कि कोई खराब न्यूज नहीं है, इसलिए शायद चल पड़े। अच्छा, तो ये फिर फार्मा स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? आपने बोला आप डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर जो उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, लेकिन ये है एक्सपोर्टर्स, नेट एक्सपोर्टर टू यूएस, और यूएस वाले बोल रहे हैं इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ब्याज दरें कम करनी कि नहीं करनी, मार्च में नहीं करेंगे, मई में जाके करेंगे, वो भी पता नहीं कि करेंगे नहीं करेंगे 2024 में। फार्मा स्टॉक्स पे क्या अभी खरीदारी करनी ठीक है? ये बहुत चल चुके हैं सर। नहीं, डेफिनेटली रजत जी, मुझे लगता है कि फार्मा एक काइंड ऑफ अंडर ओन सेक्टर भी है, और अब फार्मा सेक्टर की जो दिक्कतें थी कहीं ना कहीं अब वो खत्म होती नजर आ रही है। स्पेशली यूएस मार्केट में जहां इन्हें प्राइसिंग का प्रेशर था वो खत्म होते नजर आ रहा है, जिस तरह कंपनी की कमेंट्री आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर डेफिनेटली रडार पर रहना चाहिए। और रिसेंटली हमने देखा था कि डॉक्टर रेड्डी के भी नतीजे काफी अच्छे आए थे और स्टॉक ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट भी किया है। तो फार्मा में अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। छोटी कंपनीज है जैसे सुप्रिया लाइफ साइंस, उसमें कहीं ना कहीं जहाँ एक्सपेंशन है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, वो कंपनी देखना चाहिए। कॉनकॉर्ड बायोटेक है जो कि अगेन एक अपने आप में एक निश बिजनेस में काम करती है, वैसी कंपनी देखना चाहिए। सनोफी हो गया, अगेन वेरी गुड बिजनेस। फार्मा अगर मुझे मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करना है, सप्लाईज की, तो पॉली मेडिक्योर काफी अच्छे नतीजे कंपनी दर्ज कर रही है। तो फार्मा में है सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली फार्मा है, और कहीं ना कहीं एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है फार्मा सेक्टर। ओके सर, ये फार्म सेक्टर को आज बाजार में निगलेक्ट क्यों कर दिया, और ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स या फिर फार्म सेक्टर से एग्री सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में आज कुछ हलचल देखने को मिली भी नहीं है। आपका क्या व्यू है इन स्टॉक्स पे? मुझे लगता है कि रजत जी एनीवे फार्मिंग और एग्री एज अ सेक्टर जो है, इसमें एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट सालों से रहा है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। और इसमें जो रैली थी ऑलरेडी बजट के पहले ही आ चुकी थी, जितने भी ये जो फर्टिलाइजर के स्टॉक हैं। और अगर मैं मेरा नजरिया दूंगा तो मैं ये सेक्टर को रादर देन लुकिंग फ्रॉम अ बजट प्ले, थोड़ा सा इसमें लंबा होराइजन रख के जो क्वालिटी बिजनेसेस हैं, जो नॉन सब्सिडी ड्रिवन बिजनेसेस हैं, जैसे कोरोमंडल हो गया, और जहाँ शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, जैसे यूरिया से नैनो यूरिया की गवर्नमेंट ने बात करी, डीएपी से नैनो डीएपी की बात करी, तो जो कंपनी केपेबल है ये सब चेंजेस करने के लिए, वो वही कंपनी में मैं रहना चाहूंगा, रादर देन अक्रॉस द बोर्ड में जाके कोई भी कंपनी खरीद लूँ और फिर वो पोर्टफोलियो में अगले 6 से 12 महीने के लिए स्टक हो जाए। क्योंकि हमें एक बार ध्यान रखना होगा कि एग्री अल्टीमेटली थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, कि मानसून अगर ठीक रहेगा तो डेफिनेटली जो सीड्स है और फर्टिलाइजर है उसका कंजम्पशन बढ़ता है। तो थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर बहुत इफेक्ट करते हैं ये सेक्टर को। तो इसमें जो क्वालिटी नेम्स है जैसे चंबल हो गया, फॉर दैट मैटर कोरोमंडल हो गया, रैलीस हो गया, मैं तो उन्हीं वही कंपनीज के साथ में रहने की सलाह दूंगा। अच्छा सर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में आज थोड़ी खरीदारी है, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक। एक कंपनी है ब्लू स्टार, आपको ये कंपनी कैसे लगती है इसका स्टॉक? और दूसरा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक स्पेस में, इन पे आप क्या? यार रजत जी, ब्लू स्टार के नतीजे काफी अच्छे आए थे, और जो एनालिस्ट कॉल हुई थी उसमें ब्लू स्टार ने काफी अच्छी ग्रोथ आउटलुक भी दी है। और ये कहा है कि इस बार जो जिस तरह से जो मानसून का प्रिडिक्शन है वो नॉर्मल है, कोई अनसीजनल रेन नहीं होगी। तो इस बार जो समर का जो सीजन रहेगा उसमें कहीं ना कहीं इनका जो सेलिंग की एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, वो काफी अच्छी है, और उसका बेनिफिट आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम काफी टाइम के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में एक मार्जिन एक्सपेंशन का एक कहीं ना कहीं होप बनी हुई है। उसके चलते मुझे लगता है कि अगेन ये भी एक अंडर ओन सेक्टर है, काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली एसी साइड में जैसे ब्लू स्टार है, वोल्टास है, और ऑन द फैन साइड जैसे हेवल्स हो गया या फॉर दैट मैटर ओरिएंट इलेक्ट्रिक हो गया। ये जो एंटायर कंज्यूमर अप्लायंसेस और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस था, एक अंडर परफॉर्मर भी रहा है, और हल्का फुल्का अगर यहाँ भी कहीं भी एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट में। तो लास्टली आपके बजट पिक्स, तो बजट निकल गया, बजट पिक्स क्या, पोस्ट बजट पिक्स कौन से होंगे? अब
कौन से स्टॉक्स पे बेट लगाओगे तो एक इवेंट जीतने के बाद अब कमाई का मौका कहाँ पर मिलता है? ओवरऑल अगर आपके टॉप 5 बेट्स पता लग जाए तो, विद डिस्क्लेमर, जो भी आपने क्लाइंट को डिस्क्लेमर दिया। रजत जी, मैं पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि रादर देन लुकिंग एट बजट बेट, अब यहाँ से इन्वेस्टर को, निवेशकों को थोड़ा सा बजट को पीछे रख के अगले 3 से 6 महीने में कौन से इवेंट है और कौन से कंपनीज के अर्निंग बेहतर हो सकती है उस पर फोकस करना चाहिए। तो वो पर्सपेक्टिव अगर मैं रखता हूँ तो मुझे लगता है कि मारुति एक है जहाँ की एक अंडर परफॉर्मर रहा है मारुति काफी टाइम से ऑटो सेक्टर में, और कल जिस तरह से एक अच्छे नतीजे आए मारुति में, आउटलुक भी अच्छा रहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की इन्होंने बात करी है नेक्स्ट ईयर में, तो मुझे लगता है कि एक मारुति कैन बी वन ऑफ द स्टॉक जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इसका मतलब यही नहीं है कि आज ही जाके मारुति खरीदना है, डेफिनेटली मार्केट को आज बजट डाइजेस्ट हो जाने दीजिए, मे बी नेक्स्ट वीक ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा पिक अगेन ऑटो सेक्टर से ही रहेगा, वो रहेगा ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा अगेन ईवी बस का प्ले है, काफी अच्छे नतीजे आए इस बार, और जो आउटलुक है अगले 2 क्वार्टर के लिए वो भी काफी अच्छा आउटलुक है। तीसरा मेरा पिक रहेगा वाटेक वबाग, अगेन प्ले ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली ऑन वाटर साइड। तो रिसेंटली अगर हमने बजट की स्पीच सुनी होगी तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फोकस था बायो सीएनजी पे, जहां बायोगैस को मिक्स किया जाएगा पाइप नेचुरल गैस या सीएनजी के साथ और उसे हेवी व्हीकल्स में यूज किया जाएगा। और रिसेंटली वाटेक वबाग ने एक पिक कंपनी के साथ एक टाई अप भी किया था जिसमें वो लोग 100 प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वाटेक वबाग एक प्ले हो सकता है। एक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले मैं पोर्ट के थ्रू लेना चाहूंगा, वो है अदानी पोर्ट। काफी अच्छे नतीजे आ रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नंबर्स हैं अदानी पोर्ट के वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्ले है पोर्ट के थ्रू, अदानी पोर्ट के थ्रू खेला जा सकता है। और एक जो डाइवेस्टमेंट का प्ले है मैं वो उसे बीईएमएल के थ्रू प्ले करना चाहूंगा। अगेन बीईएमएल का जो प्ले है वो रेलवेज एज वेल एज मेट्रो कोचेस के थ्रू है। एट द सेम टाइम इसका जो डाइवेस्टमेंट है मुझे लगता है कि ये साल पोस्ट इलेक्शन बीईएमएल का जो डाइवेस्टमेंट है वो भी हम आते हुए दिखेंगे। तो ये 5 कंपनीज है जो मुझे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी लगती है।